अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी वकार इस्माइल। आज हम कॉग्निटिव मॉडल्स पे बात करेंगे। कॉग्निटिव मॉडल्स क्या हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में इनका क्या रोल है। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरेक्शन डिज़ाइन पे बात की, इंटरेक्शन रूल्स पे बात की। उसके बाद हम लोग मूव ऑन हुए अपने पैराडाइम्स की तरफ। दैन प्रोसेस लाइफ साइकिल जिसके सारे स्टेजेस देखे, आइट्रेशंस देखी, वैल्यूएशंस देखी। अब हम चेक करेंगे कि कॉग्निटिव मॉडल्स क्या हैं और HCI में इनका क्या रोल है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्स एंड टास्क हायरार्कीज़, उसके बाद लिंग्विस्टिक, फिजिकल एंड डिवाइसेस एंड देन आर्किटेक्चर इश्यूज़। हम चेक करेंगे ये सारे इश्यूज़ क्या हैं और इनको कैसे कवर किया जाएगा। व्हाट इज़ कॉग्निटिव साइंस? कॉग्निटिव साइंस है क्या और ये क्या है इन टर्म ऑफ HCI, या फिर एक नॉर्मली हम कॉग्निटिव साइंस को किस टर्म में काउंट कर रहे हैं। कॉग्निटिव साइंस इज़ द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बिहेवियर के साथ छेड़छाड़ या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी में भी जब अपने किसी भी क्लाइंट को या किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डील करते हैं तो हम माइंड और बिहेवियर के बेस पे ही साइकोलॉजिकल नॉलेज अचीव करते हैं। किसी के साथ बात करते हैं या किसी के साथ डील करते हैं तो हम उसकी नेचर, उसके बिहेवियर और उसके बाद उसके माइंड के साथ डील करके हम जो भी नॉलेज गैदर कर रहे हैं या जिन नॉलेज की बेस के ऊपर हम डिसीजन ले रहे होते हैं। लेकिन कॉग्निटिव साइंस काम बिल्कुल वैसे कर रही है, लेकिन ये एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि ये साइकोलॉजी है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी। यहाँ पे हम एक सिस्टम की या एक ह्यूमन के बिहेवियर को रीड करेंगे किस तरह से कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम बना रहे हैं तो उसको हम अट्रैक्टिव कर सकें। सो the definition of cognitive is that of or pertaining to cognition or the action or process of knowing। मीन्स के किसी भी एक्शन या किसी भी प्रोसेस को समझना कि वो किस तरह से परफॉर्म हुआ है या किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। टू अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एक्विजिशन एंड यूज इन द की टू अंडरस्टैंडिंग द माइंड। मीन्स के किसी माइंड को समझना based on knowledge and based on understanding। ठीक है, these are the keys on the basis of that we can understand any mind। तो cognitive को हम psychology से differ कर रहे हैं on the basis of these key points। So what is a cognitive science? Cognitive science is a scientific study of the mind with special emphasis on the use of acquisition of knowledge and information। बेसिकली ये हमारे पास साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड। लेकिन इन टर्म ऑफ HCI ये हमारे पास स्पेशल एम्फेसाइजेस है कि हमने नॉलेज को किस तरह से यूज़ किया है और किस तरह से एक्वायर किया है। ठीक है, हम नॉलेज को एक्वायर कैसे कर रहे हैं और उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ की जो स्टडी है उसको हम कॉग्निटिव साइंस कह रहे हैं। इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये हमारे पास एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। किस तरह से? मैनी साइंटिफिक डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट टू कॉग्निटिव साइंस। मीन्स कि हमने इससे डिफ़र क्यों किया है, जो हमने साइकोलॉजी से इसको डिफ़र किया है इसी बेस पे किया है कि साइकोलॉजी किसी एक लेवल पे, किसी एक टार्म पे या किसी एक रो में काम कर रही है, बट जो हमारे पास कॉग्निटिव साइंस है ये हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसको मल्टीपल डिसिप्लिन जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं। सो मैनी साइंटिफिक डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट टू कॉग्निटिव साइंस। A computational approach। computational approach इसकी क्या है? explain information process in term of the neural computation। मीन्स के इसके अंदर जब हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जैसे AI के अंदर या फिर ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। किस तरह से इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है, सेम एज इट इज़ हम कॉग्निटिव साइंस के अंदर भी प्रॉब्लम्स को और उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस बिल्कुल इसी टर्म में करते हैं जिस तरह से न्यूरल कंप्यूटेशन हो रही है। ओके, इसकी जो फर्स्ट अथेंटिक डेफिनेशन थी वो हमारे पास साइमंस एंड कैपलन ने 1989 में पब्लिश की थी, फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस। MIT की जो हमारे पास एक प्रेस थी कैम्ब्रिज में, उसके अंदर इनकी डेफिनेशन शाया हुई थी। मीन्स कि उन्होंने एक जर्नल या एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर उन्होंने कॉग्निटिव की ये डेफिनेशन बताई थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, कि हमारे पास कॉग्निटिव साइंस जो है वो हमारे पास इंटेलिजेंट सिस्टम और उनकी इंटेलिजेंस की स्टडी है। ठीक है, बट विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंटेलिजेंस बिहेवियर एज कंप्यूटेशन। मतलब कि हम उनकी इंटेलिजेंस को सिर्फ इन टर्म ऑफ कंप्यूटेशन
काउंट कर रहे हैं कि ये किस तरह से कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन कॉग्निटिव साइंस की। सेकंड डेफिनेशन जो है वो ये है कि कॉग्निटिव साइंस रेफर्स टू इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ नॉलेज। सो ये मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है कि कैसे नॉलेज को हम एक्वायर कर रहे हैं और उस नॉलेज को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। इट इंक्लूड एज कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी, एस्ट्रोफोलॉजी, न्यूरोसाइंस एंड एजुकेशन। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन्स हैं जो कि इंक्लूड्स हैं इसके साथ। मीन्स कि ये अकेली नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट लाइक साइकोलॉजी इसकी कोई एक फील्ड है, ये मल्टी फील्ड्स के साथ इंक्लूडेड है और मल्टी फील्ड्स में रह के ये काम कर रही है किस तरह से इन फील्ड्स में नॉलेज को एक्वायर कैसे किया जा रहा है। मीन्स कि इसकी इम्प्लीकेशंस हैं इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर, मीन्स कि इनकी कंट्रीब्यूशन से ये बनी हुई है। कॉग्निटिव साइंस ग्रो आउट ऑफ 3 डेवलपमेंट्स। जो कॉग्निटिव साइंस है वो 3 डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट्स की वजह से ग्रो अप हो रही है या फैली जाती है। नंबर 1 है द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड द अटेम्प्ट टू डिज़ाइन प्रोग्राम दैट कुड डू द काइंड ऑफ टास्क दैट ह्यूमंस डू। देखिए सबसे पहले जो प्रोग्राम बने थे वो नॉर्मल प्रोग्राम थे, सिक्वेंशियल फ्लो थे, या फिर जिस तरह से भी हमारे पास प्रोग्राम बने थे उनके अंदर हमारे पास एक लीनियर कोडिंग थी या लीनियर टास्क परफॉर्म करते थे, जैसे बैच प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हुई, उसके अलावा डिफरेंट प्रोग्राम्स बनना शुरू हुए। लेकिन जब सबसे पहले प्रोग्राम्स को उस तरफ मोड़ा गया जहाँ पे उनको ज़रा सी इंटेलिजेंस दी गई, मींस के वहाँ पे ये सोचा गया कि प्रोग्राम्स को भी इतना इंटेलिजेंस किया जाए कि वो इस तरह से काम करें या इसी तरह से एक्शन परफॉर्म करें जिस तरह से ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। लाइक ह्यूमंस कैन मतलब जिस तरह से ह्यूमन काम कर रहे हैं वो सोच रहे हैं या फिर मतलब कि अपनी समझ से जिस तरह डिसीजन ले रहे हैं इसी तरह से प्रोग्राम्स भी डिसीजन लें। तो जब ये वाली अप्रोच स्टार्ट हुई तो ये सबसे पहले कॉग्निटिव साइंस की स्टार्टअप था। कॉग्निटिव साइंस यहाँ से स्टार्ट हुई, मींस कि इसकी फर्स्ट डेफिनेशन यही है। दूसरी वो डेवलपमेंट जिसकी वजह से कॉग्निटिव साइंस ग्रो अप हुई या जिसने अपना रोल प्ले किया वो हमारे पास है द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकोलॉजी वेयर द गोल वाज टू स्पेसिफाई द इंटरनल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्ड इन परसेप्शन, लैंग्वेज, मेमोरी एंड थॉट्स। तो हमारे पास जो सेकेंड फेज था, मीन्स के हमारे पास दूसरी थॉट थी जिसकी वजह से कॉग्निटिव साइंस जो थी जिसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई है वो साइकोलॉजी का वो वाला फेज था जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरनल प्रोसेसिंग, इन्वॉल्वमेंट इन परसेप्शन या फिर इन लैंग्वेज एंड मेमोरी एंड थॉट्स, सोच में या फिर मेमोरी में, लैंग्वेज में, इन चीज़ों के अंदर जब इंटरनल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व की तो तब हमारे पास मतलब कि साइकोलॉजी ने सेकंड रोल प्ले किया हमारे पास कॉग्निटिव साइंस की डेफिनेशन को कंप्लीट करने में। और जो तीसरा रोल प्ले किया एंड द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर्स एंड रिलेटेड ऑफशोर्स इन लिंग्विस्टिक। तो जो जनरेटेड ग्रामर्स की थ्योरीज थी और लिंग्विस्टिक थी ये हमारे पास थर्ड रोल था जिसने हमारे पास कॉग्निटिव साइंस की डेफिनेशन को कंप्लीट किया। तो बेसिकली ये 3 डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट्स थी जिनकी कम्बिनेशन से कॉग्निटिव साइंस कंप्लीट हुई। तो इसीलिए हम इसको इंटरडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट कह रहे हैं। डेफिनेशन 2 को हम कंटिन्यू करते हैं। द कॉग्निटिव साइंस वाज अ सिंथेसिस कंसर्न विद द काइंड ऑफ नॉलेज दैट अंडरलाइंग ह्यूमन कॉग्निशन, द डिटेल ऑफ ह्यूमन cognitive processing and the computational modeling of those processes। तो जो कॉग्निटिव साइंस है वो हमारे पास कम्बिनेशन है उन सारे ह्यूमन सिंथेसिस का या फिर उन ह्यूमन प्रोसेसिंग सिस्टम का, जैसे ह्यूमन ब्रेन है या फिर कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ दोज प्रोसेस के, मीन्स कि किस तरह से वो प्रोसेस काम कर रहे हैं, कैसे कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही है ह्यूमन मॉडल के अंदर। तो इन सारी चीज़ों का मिलाप हमारे पास कॉग्निटिव साइंस है। There are 5 major topics area in cognitive science like knowledge representation, language, learning, thinking and perception। तो ये 5 मेजर हमारे पास cognitive science के एरियाज़ हैं या टॉपिक्स हैं जिनकी बेस पे cognitive science वर्क कर रही है, जो हमारे पास knowledge representation, language learning, thinking and perception। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ये हमारे पास ब्लैक बेल्ट डिक्शनरी से एक्सट्रैक्ट हुई है जो कि एक साइकोलॉजिकल की डिक्शनरी है, मीन्स कि वहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है।
डेफिनेशन 3 क्या कह रही है? जनरली स्टेटेड दैट दिस इज द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट एंड द इंटेलिजेंट सिस्टम, इंटेलिजेंस एंड द इंटेलिजेंट सिस्टम्स। मीन्स कि हमारे पास ये एक स्टडी है किसकी, कि इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है, सिस्टम्स को हम इंटेलिजेंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। It is relatively new science that combines knowledge gained from the number of disciplines like CS, neuroscience, cognitive psychology, philosophy and linguistics. So ये एक न्यू साइंस है जिसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक वगैरह सारे डिसिप्लिन्स जो हैं वो शामिल हैं। As a result of the collaborative efforts between these disciplines, there have been and will continue to be huge advancement in our understandings in human cognition. देखें, पहले हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर के जो ऊपर जो रिसर्च थी या ह्यूमन कॉग्निटिव के ऊपर जो रिसर्च थी वो सिर्फ साइकोलॉजी में या फिर न्यूरोसाइंस में या फिर लिंग्विस्टिक या डिफरेंट डिसिप्लिन्स में थी। लेकिन जब हम कॉग्निटिव साइंस को बाकायदा से एक साइंस बना चुके हैं तो अब हमारे पास, क्योंकि हमारे पहले इसके ऊपर रिसर्च हुई है, तो ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं उनकी बेस पे हम इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और ज़्यादा अच्छे से डिस्कवर कर सकेंगे। विकिपीडिया पे हमारे पास जो डेफिनेशन पड़ी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि कॉग्निटिव साइंस में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इट ड्रॉज ऑन मल्टीपल empirical disciplines including psychology, philosophy, neuroscience, linguistics, anthropology, computer science, sociology and biology। मीन्स के विकिपीडिया में जो इसकी डेफिनेशन है उन्होंने ज़रा सा ब्रॉड कर दिया। मीन्स कि हमने अगर 556 फील्ड्स ली थी, इन्होंने मल्टीपल अदर डिसिप्लिन्स को भी कंबाइन करके बता दिया है। स्टिल हमारे पास के ये वाली फील्ड्स हैं, ये सारी इंक्लूडेड है हमारे पास कॉग्निटिव साइंस में। सो कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन फ्रॉम लैटिन बेस कॉग्नेट, नोइंग टुगेदर। लैटिन वर्ड है कॉग्निशन जिसका मतलब है नोइंग टुगेदर, द कोलैबोरेशन ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ यूज्ड इन परसीविंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्ट ऑफ यूजिंग दिस प्रोसेस। मीन्स हमारे पास किस तरह से एक ह्यूमन जो है वो किस तरह से थिंक कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है और इन सारी लर्निंग को किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, इन्हीं चीज़ों को सीखने का नाम हमने कॉग्निटिव साइंस है। Better understanding of cognitive science, first of all we have to learn about information processing, because information processing is everywhere। हर जगह हर कोई information process कर रहा है, हर एक system या हर human information process कर रहा है। तो ये सब major actions है, 5 major actions हैं। perception, acquiring real time information about the surroundings environment, कि इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, रियल टाइम खुद परसीव करना, ये हमारे पास परसेप्शन है। लैंग्वेज यूज़, मेकिंग यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिंटैक्स, मैट्रिक्स एंड फोनोलॉजी। जो नॉलेज हमने एक्वायर की है उस नॉलेज को यूज़ करना, उसको वर्डिंग में कन्वर्ट करना, उसको प्रोनाउंस करना या उसको किसी प्रॉपर सिंटैक्स के साथ प्रोनाउंस करना जिसके प्रॉपर सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स हो, हमारे पास लैंग्वेज यूज़ में है। रीजनिंग, combining different sources of information, driving new information, testing consistency of information, कि जो information हमारे पास आई है different sources से, उस information को हमने different sources से acquire किया है, उसको use करना और उसके उस information को test करना कि जो information जो हमने use की है वो correct है या नहीं। उसके बाद एक्शन, मेकिंग यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन एक्शन प्लानिंग एंड गाइडेंस, कि जो इंफॉर्मेशन हमने अचीव किया या परसीव की है उस इंफॉर्मेशन को किसी यूज़फुल एक्शन में कन्वर्ट करना, ताकि मतलब किसी गाइडेंस या किसी प्लानिंग के लिए उस इंफॉर्मेशन को किसी यूज़फुल एक्शन में कन्वर्ट करना। और मेमोरी क्या है? स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, तो अचीव इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या उसको अचीव करना, दिस इज़ इन मेमोरी एक्शन। ठीक है, दिस इज़ वन रीज़न वाई कॉग्निटिव साइंस इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। इसी वजह से हम कॉग्निटिव साइंस को इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव साइंस जो है वो मल्टीपल डिफरेंट डिसिप्लिन से मिलकर बनी है। कॉग्निटिव मॉडल को HCI में कैसे होना चाहिए,
हम लोगों ने नॉर्मली कोग्निटिव मॉडल को इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी या इन टर्म ऑफ अदर फील्ड्स को चेक कर लिया, लेकिन इन टर्म ऑफ HCI हमारे पास कोग्निटिव मॉडल को कैसा होना चाहिए। वी नीड टू मॉडल सम एस्पेक्ट्स ऑफ द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, इंटेंशंस और प्रोसेसिंग। जिस तरह से हमने नॉर्मली चेक किया कोग्निटिव मॉडल के अंदर हमने किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है, उसको रीजनिंग में कन्वर्ट करना है, उसको स्टोर करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे HCI में भी यूज़र के साथ जब डील करना है तो हमने यूज़र को अंडरस्टैंड करना, नॉलेज बेस, इंटेंशंस या फिर प्रोसेसिंग, हमने उसके इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है कि मतलब सारे कोग्निटिव मॉडल के जो रूल्स हैं यहाँ पे हम यूज़र के ऊपर अप्लाई करें, यूज़र से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए किसी भी सिस्टम को डेवलप करने से पहले। द लेवल ऑफ reorientation differs from technique to technique, like from model of high level goals and the result of problem solving activities to description of motor level activities such as keystrokes and mouse clicks. So जब हमें नॉलेज एक्वायर करना है, उसको इंटेंशंस को देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको प्रोसेस करना है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज रिप्रेजेंट जब हो रहा है तो वो टेक्निक टू टेक्निक डिफर्स हो रहा है। क्योंकि अगर हाई लेवल गोल्स हैं हमारी तो उनके लिए इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने का कोई और तरीका होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ हैं तो उनके लिए हमारे पास जो नॉलेज को अंडरस्टैंड करने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। उसके अलावा जो मोटर लेवल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हाथ की मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट्स है, लाइक की स्ट्रोक्स है, माउस क्लिक्स हैं, उनके लिए हमारे पास नॉलेज को एक्वायर करना ज़रा अलग तरीके से होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो फिज़िकली या फिर साइकोलॉजिकली अप्लाई हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें HCI में देखनी पड़ती हैं। सो कोग्निटिव मॉडल में है क्या? द मॉडल एस्पेक्ट्स ऑफ यूजर्स, जो अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, इंटेंशंस एंड प्रोसेसिंग के मतलब ये जो मॉडल है ये बेसिकली डिपेंड ही कर रहा है अंडरस्टैंडिंग पे, नॉलेज पे, इंटेंशन पे और प्रोसेसिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन जो हम यूज़र से एक्वायर कर रहे हैं। तो इसकी जो कॉमन कैटेगरीज हैं उनकी कोई क्लियर ड्राइव नहीं है। कंप्यूटेशनल फ्लेवर भी यार, कंपिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस, इन दोनों को भी आपस में कंपेयर किया गया। कंपिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस में हम क्या चेक कर रहे हैं? कंपिटेंस मॉडल टेंड्स टू बी द वंस दैट कैन प्रेडिक्ट लीगल बिहेवियर सीक्वेंस बट जनरली डू दिस विदाउट रेफरिंग टू वेदर दे कुड एक्चुअली बी एग्जीक्यूटेड बाय यूज़र। मतलब कंपिटेंस मॉडल में हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यूज़र ने किस तरह से सिस्टम को इंटरेक्ट करना है, उसने ये बटन दबाना है, इस कंट्रोल को यूज़ करना है, ये हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं। लेकिन हम इसमें एक्चुअली या जर्नली हम ये नहीं देख रहे कि वो एक्चुअल में वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा या एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं होगा। In contrast, performance model not only describe what the necessary behavior sequence are, but usually describe both what the users need to know and how this is employed in actual task execution. इन कंट्रास्ट जो परफॉर्मेंस मॉडल है वो ना सिर्फ ये बता रहा है कि यूज़र ने किस तरह से किस सीक्वेंस में इन एक्शंस को परफॉर्म करना है, बल्कि वो ये भी बता रहा है कि उसकी एग्जीक्यूशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा। मीन्स कि अगर कंपिटेंस मॉडल में वो सिर्फ ये बता रहा है कि किस तरह से एक यूज़र ने एक सिस्टम को इंटरेक्ट करना है, वो जो बिहेवियर शो कर रहे हैं वो बिहेवियर एजम्पशन की बेस पे है, वो एज्यूम कर रहे हैं। बट इन कंट्रास्ट जब हम परफॉर्मेंस मॉडल में आते हैं तो परफॉर्मेंस मॉडल इन एक्चुअल हमें एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन से आगे होने वाले स्टेप्स की प्रेडिक्शन को भी रियल वर्ल्ड में समझा रहा है। तो ये दोनों आपस में इस लिहाज से कंट्रास्ट में है। Competence model therefore represent the kind of behavior expected of a user, but they provide little help in analyzing that behavior to determine its demands on the user. कॉम्पिटेंस मॉडल जो है वो ना सिर्फ हमें यूज़र के बिहेवियर के बारे में बता रहा है, बल्कि हमें वो चीज़ें भी एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है जो चीज़ें उस यूज़र के बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए नेसेसरी हैं। यूज़र का बिहेवियर किस हिसाब से चेंज हो सकता है। परफॉर्मेंस मॉडल प्रोवाइड्स एनालिटिकल पावर मेनली बाय फोकसिंग ऑन द राउटिंग बिहेवियर इन वेरी लिमिटेड एप्लीकेशंस, जबकि परफॉर्मेंस मॉडल प्रोवाइड्स एनालिटिकल पावर मेनली बाय फोकसिंग ऑन रूटीन बिहेवियर इन वेरी लिमिटेड एप्लीकेशंस। तो परफॉर्मेंस मॉडल कैसे काम कर रहे हैं? जिस तरह हमारे पास किसी एप्लीकेशन में रूटीन बिहेवियर है उस एप्लीकेशन का या उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट किसी यूज़र का, तो सेम एज इट इज़ हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि एक यूज़र जब इसको रूटीनली ऐसे यूज़ करता है तो वो किस एक्शन के अगेंस्ट कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करेगा, और इसी बेस पे हम परफॉर्मेंस मॉडल को मैप कर देते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ कोग्निटिव मॉडल। कोग्निटिव मॉडल को हमने क्लासीफाई कर दिया है बेस HCI आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट मॉडल्स। मतलब जो हमारे पास मॉडल है लिंग्विस्टिक मॉडल है उसको इन टर्म ऑफ HCI हमने 3 डिफरेंट लेवल्स पे क्लासीफाई कर दिया है। नंबर 1 हमारे पास हायरार्की रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूजर्स टास्क एंड गोल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम यूज़र के जो टास्क हैं और जो गोल हमने अचीव करनी है उन दोनों को सामने रख के हमने फर्स्ट वन हायरार्की का रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया जो जस्ट लाइक अ वाटरफॉल मॉडल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लेवल टू लेवल जो आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या लेवल टू लेवल किसी टास्क को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ये हमने उस बेस पे इसको डिवाइड कर दिया। द सेकंड वन इज़ लिंग्विस्टिक एंड ग्रामेटिकल मॉडल्स। सेकंड नंबर पे हमने उस मॉडल को ग्रामेटिकली राइट अप करना या फिर उस मॉडल को किस तरह से हमने परफॉर्म करना है, किस तरह से अचीव करना है आफ्टर यूज़र्स टास्क एंड गोल स्ट्रक्चर्स की जो हायरार्की बनाई है उसके बाद जो हम कर रहे हैं वो लिंग्विस्टिक एंड ग्रामेटिकल मॉडल में हम उसको मॉडल कर रहे हैं कि अब हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना है। एंड देन द थर्ड वन इज़ फिजिकल एंड डिवाइस लेवल मॉडल्स। और उसके बाद हम उस सारे जो लिंग्विस्टिक और ग्रामेटिकल मॉडल्स बनाए हैं उनको हम अप्लाई कर रहे हैं फिजिकल और डिवाइस लेवल मॉडल्स। मीन्स के उसको फिजिकली हम अप्लाई कर रहे हैं डिवाइस लेवल पे और यूज़र्स लेवल पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। नंबर 1 हमारे पास गोल एंड टास्क हायरार्कीज़ है, वो क्या कह रही हैं? सॉल्व गोल्स बाय सॉल्विंग सब गोल्स, मेंटल प्रोसेसिंग एज डिवाइड एंड कंकर। मतलब जो हमारे पास गोल एंड टास्क हायरार्की है जिसके अंदर हमने ये कहा कि हमने गोल और टास्क को मीन्स के जो गोल्स हैं वो क्या है हमने सबसे पहले सेट करनी है, टास्क क्या हैं उनको हमने सेट करना है। तो यहाँ पे गोल एंड टास्क को हम जिस थ्योरी के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं और डिवाइड एंड कंकर थ्योरी है। लाइक हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को सब डिवाइड कर देते हैं इनटू सब प्रॉब्लम्स और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें सेल्स रिपोर्ट की, तो अगर हमें एक सेल्स रिपोर्ट बनानी है किसी प्रोडक्ट रिपोर्ट की तो सबसे पहले हम डाटा को गैदर करेंगे। डाटा को गैदर करने के बाद हम बुक्स नेम फाइंड करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेल रिपोर्ट। तो हमें डेफिनेटली प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट है जैसे बुक्स ही प्रोडक्ट हैं तो हमें बुक्स के नेम फाइंड करने हैं, कीवर्ड सर्च करनी है डेटाबेस में, आगे फर्दर सब गोल्स बनानी है। ठीक है, मींस कि हम गोल टू गोल सब गोल्स बनाते जाएंगे और फिर हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं कि हमने इस मेथड को या इस प्रोसेस को या इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये जो टास्क है इस चीज़ को हम गोल एंड टास्क हायरार्की में डिवाइड कर रहे हैं। मींस कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम किसी टास्क को मतलब कि जो गोल एंड टास्क हायरार्की है उसके अंदर हम किसी टास्क को किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। अगर हम गोल्स वर्सेस टास्क को चेक करें तो गोल्स आर इंटेंशंस, व्हाट वुड लाइक टू बी ट्रू। क्या हमारे पास व्हाट वुड लाइक टू बी ट्रू, हम एक गोल क्रिएट करते हैं, हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमने किस चीज़ तक पहुंचना है और किस तरह से उसको व्हाट यू वुड लाइक टू बी ट्रू, हमने किस चीज़ को हैपन करना है ट्रू। जबकि टास्क हमारे पास एक्शंस हैं जो हमें बताते हैं हाउ टू अचीव इट, कि हमने जो गोल सेट किया है उस सेट गोल को हमने किस तरह से अचीव करना है। इश्यूज़ फॉर गोल हायरार्कीज़, मतलब हमारे पास जो गोल हायरार्की है जो हमने डिफ़ाइन की है उसमें हमारे पास डिफरेंट इश्यूज़ भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास एक इशू है ग्रैनुअलिटी, मींस कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू वी स्टॉप, हाउ फार टू बी सब डिवाइडेड, इसे हमने कितना सब डिवाइड करना है, कहाँ पे जाके इसका एंड होगा। So get down to a routine learned behavior, not problem solving, the unit task। मीन के प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर नहीं है बट हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिट टू यूनिट टास्क में डिवाइड करते जा रहे हैं। तो हमने कहाँ तक जाना है, ये अप्रोच जो है वो ग्रैनुअलिटी में आ रही है। कन्फ्लिक्ट कहाँ पे आते हैं, जब हमारे पास मोर देन वन वे टू अचीव अ गोल, कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं कोई दूसरा आएगा वो दूसरा मेथड यूज़ करना शुरू कर देगा, तो इस चीज़ को देखना पड़ता है। तो उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ एरर, कोई एरर आ गया, उस एरर को अगर आपने हैंडल करना है तो किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं और किस तरह से उस एरर को हैंडल करना चाहिए था, या कोई दूसरा उस एरर को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। ये कुछ इश्यूज़ हैं गोल हायरार्की में जिनको एड्रेस करना ज़रूरी होता है बिफोर स्टार्टिंग। सो कोग्निटिव मॉडल के अंदर जो टेक्निक्स हैं हमारे पास वो हैं, नंबर 1 गोम्स हैं, गोल ऑपरेटर मेथड एंड सिलेक्शन, फिर हमारे पास CCT है, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, उसके बाद हमारे पास HTA है, हायरार्किकल टास्क एनालिसिस।
ठीक है, ये हम आगे अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, ये टेक्निक्स क्या हैं और इनके अंदर किस तरह से परफॉर्म हो रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन। गोम्स की ओवरव्यू लेते हैं। गोम्स हमारे पास क्या है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ रूटीन कॉग्निटिव स्किल्स। लाइक हमारे पास जो डिफरेंट डेली रूटीन में जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, उन्हीं डेली रूटीन के टास्क को अगर हम फॉर्मल रिप्रेजेंट कर दें तो हम गोम्स में कर रहे हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपर्ट यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फिर हम ये चीज़ दे देते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपर्ट यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। लाइक कि एक यूज़र एक एक्सपर्ट यूज़र है, वो इस नॉलेज को या इस टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा, इसकी हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं गोम्स जब हम गोम्स में हैं। या फिर हम प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द यूज़र मस्ट लर्न, कि यूज़र को क्या चीज़ सीखनी चाहिए और किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो अप्रोचेज़ हैं ये गोम्स में हैं। अगर हम गोम्स की डेफिनेशन करें इन टर्म ऑफ यूज़र बिहेवियर, तो हमारे पास 4 डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं सामने। नंबर 1 गोल है, व्हाट द यूज़र वांट टू डू, कि यूज़र क्या चाहता है, कि उसने क्या करना है। व्हाट द यूज़र वांट टू परफॉर्म। आफ्टर दैट ऑपरेटर्स, स्पेसिफिक स्टेप्स अ यूज़र इज़ एबल टू टेक एंड असाइन अ स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन टाइम, कि यूज़र को कौन कौन से ऑपरेटर्स या कौन कौन से एक्शंस हमने असाइन करने हैं जिनके ऊपर उसने एग्जीक्यूट करके मतलब कि एक्शन परफॉर्म करने। methods, well learned sequence of sub goals and operators that can accomplish a goal। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स को यूज़ करके एक यूज़र ने अपने गोल को अचीव करना है। सिलेक्शन रूल्स, गाइडलाइंस फॉर डिसाइडिंग बिटवीन मल्टीपल मेथड्स, अगर मल्टीपल मेथड्स हों तो उन सारे मेथड्स के लिए गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करना कि किस तरह से उसने इन गाइडलाइंस को यूज़ करके बेस्ट वन मेथड के सॉल्विंग मेथड को यूज़ करना है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, ये यूज़र्स बिहेवियर बेस पे ये हमारे पास गोम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गोम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोम्स की एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर हम गोम्स मॉडल को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शंस होंगी। लाइक एक गोल है, हमारे पास विंडो क्लोज करनी है, ठीक है। तो गोल सेलेक्ट की मतलब हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप मेथड आ गया कि गोल सेलेक्ट करो, यूज़ मेन्यू मेथड, मूव माउस टू द फाइल मेन्यू, माउस को फाइल मेन्यू पे लेके जाओ, पुल डाउन फाइल मेन्यू को पुल डाउन करो, क्लिक ओवर क्लोज ऑप्शन, जहाँ पे क्लोज ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करो। तो यूज़ कंट्रोल W मेथड, प्रेस कंट्रोल W कीज़, मतलब कि किस तरह गोल हमारे पास कौन कौन सी हैं और उनको परफॉर्म करने का मेथड कौन सा है। फिर हमारे पास जो मेथड बेस्ट मेथड सिलेक्शन के लिए पर्टिकुलर यूज़र के लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स क्या है। सिलेक्ट यूज़ मेन्यू मेथड अनलेस अनदर रूल अप्लाइज, कि आप कौन सा मेथड यूज़ करो या कौन सा रूल यूज़ करो। लाइक इफ़ द एप्लीकेशन इज़ गेम, सेलेक्ट कंट्रोल W मेथड, कि मतलब कि विंडो को क्लोज़ करने के 2 मेथड हैं। तो आपने नॉर्मली जो मेथड यूज़ करना है वो फाइल मेन्यू पे जाके क्लोज़ का बटन दबाना है। अगर आप कोई गेम एप्लीकेशन खेल रहे हैं उसको क्लोज़ करना है तो कंट्रोल W को यूज़ करें। तो ये हमारे पास गोम्स की एक एग्जांपल है किस तरह से गोम्स के अंदर हम यूज़र को डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करते हैं।